हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा था कि चंदर अपनी थीसिस पूरी करके मेडल को जीत कर घर लाता है और वह घर में बिनती से बात करता है। इस वक्त सुधा घर पर नहीं होती है। तो आइए आज के भाग की कहानी आगे शुरू करते हैं। जब चंदर बिनती से बात कर रहा होता है तभी बिनती अचानक कहती है, लो सुधा दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, बिनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, चंदर बोला। सुधा चप्पल उतारकर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थी मल, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें। पीढ़ा खींचकर उसके बगल में सुधा बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, लो यह गन्ना घर में बो देना और गंडेरी खाना। अच्छा। और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोलें या ना खोलें। अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो और इसे पूछ के खोलोगी। अरे हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारा मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। या तो उसे निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने पास छिपाकर सुधा बोली, तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूं। चंदर ने कहा। लगा कर देखें। और उठकर सुधा चल दी। बिनती, बिनती दो पकौड़ी तो दो। और दो पकौड़ियां लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंदर मौका नहीं चूका। और सुधा तो जैसे पानी पानी, गालों से लाज की रत्नारी लपटें फूटी और एड़ी तक ढरक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे। बिनती इतने में तस्तरी में पकौड़ी रखकर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज, अभी जो जाए तो दांड भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धराऊंगी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो इतने में गेसू आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिनती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिनती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़ी ही कहती हूं। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियां खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसू और गेसू की बहन फूल और उसका भाई हसरत, ये सब बैठकर बातें करते रहे। बिनती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिनती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई
और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तफ्तरी में हलवा रखकर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ, चंदर ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज और दिखाएंगे, जरा गेसू से बात कराएं। बिनती बड़े भोले स्वर में बोली। आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पर पीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल रहे थे। आदाब अर्ज है। बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने हसरत को गोद में उठाकर अपने पास बैठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसू ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कहे आए। फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा खत्म कर देंगे क्या? चंदर हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ और आकर खाओ आकर। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसू की गजल सुनो यहाँ बैठकर, आवाज आ रही है ना? फूल भी आई है, इसलिए गेसू तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा इतना कहकर चली गई। गेसू ने गाना शुरू किया। बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज में, जिसमें कफक और नफा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनिंदा सा सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भागकर फिर से चंदर के पास आई और कहा, कहो सुन लिया ना? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा, हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, ले खा। और उसके मुंह में हलवा ठूंफ दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसू के बारे में बताने लगी कि गेसू गर्मियां बिताने नैनीताल जा रही है। वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी करेंगी। अब वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिनती बैठी बैठी गेसू और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना, मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। सुधा ने चंदर को कहकर यह चली गई। थोड़ी देर बाद बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल से छिपाई हुई थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? जीजा जी की फोटो। भिंती ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे ये तो मिस्र है, कॉमरेड कैलाश मिश्रा। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज और न जाने क्या क्या सब कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि कैलाश मिश्रा इतना विचित्र स्वभाव का है कि सुधा की उसे निभेगी भी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शकल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है।
चंदन ने गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिंती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा है। कहते कहते चंदर की आंखें भर आईं। बिंती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निबाह किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फोटो रख तो आऊं, वरना दीदी आ जाएंगी। बिंती ने फोटो ली और चली गई। बिंती जब लौटी तो चंदन ठीक हो गया था। बिंती की ओर क्षण भर चंदन ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिंती, मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है ना, सहना पड़ेगा। बिंती बोली। हाँ सो तो है। अच्छा बिंती, सुधा ने ये फोटो देखी है? चंदन ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि यह फोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदन आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझे तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिंती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदन ने बोला। बिंती थोड़ी देर तक चंदन की ओर एक टक देखती रही। चंदन ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिंती? देख रही हूं कि आपके पलकें झपकती हैं या नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था कि देवताओं के पलकें कभी नहीं गिरती। चंदन एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक ना समझे। मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे, उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली है। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूं। जाओ खाना भी ले आओ, अब घर जाकर क्या करना है। पापा को खाना खिलाने के बाद चंदन और सुधा खाने के लिए बैठ गए। महाराजिन चली गई थी, इसलिए बिंती ही रोटी सेंक सेंक कर दे रही थी। सुधा ने एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंदन चौके से बाहर बैठकर खाना खा रहा था। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूट छाट का विचार रखते थे। देखो, आज बिंती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है कि सोखता। चंदा ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिंती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिंती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिंती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिंती ने आंख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे फोटो? चंदन ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदन ने बोला। नहीं, खतवत नहीं लिखते, उन्हें एक दफे बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद। तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। क्या?
हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे, सुधा बोली। अब हम सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए, बहुत खेल कूद लिए, बचपना निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदा ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा है उन्होंने चित्र। इनाम देंगे इन्हें, सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र को छीन लिया। अरे छू लिया चौके में से, बिंटी ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखो दीदी, सामने की थाली छूट गई, बिंटी ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली। अच्छी लगी फोटो? पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते ये। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहें, मानोगी? क्या? पहले बता दो कि मानोगी। फिर हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो। हाँ हाँ कह तो दिया। अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, वाणी में, अंग अंग से सुधा के आत्मसमर्पण छलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा, सुधा मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शकल है इसकी हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसा मजाक नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलाल कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो। कैसा वादा? तुम कब अपने वादे निभाते हो? और फिर यह धोखा देकर वादा करना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे, हमारे मन में आता सो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज के भाग की कहानी। तो मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।